नमस्कार, जोहार। और भी राहें के नए कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदा कुमारी। हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए हर सप्ताह आपको एक विषय के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से उस विषय में आगे बढ़ के उसमें अपने कैरियर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। चाहे युग जो भी हो, अगर हम आज से 10 साल 15 साल पीछे भी चले जाएं तो हमारे पास सोर्सेज के इतनी अभाव थे कि हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में हैं तो हमारे पास सोर्सेज की इतनी भरमार है कि फिर भी कन्फ्यूजन एग्जिस्ट कर ही रहा है। पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने इस कार्यक्रम में यही काम करते हैं कि हम आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। हम अपने इस कार्यक्रम में हर सप्ताह एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अपने उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और ये हम जानेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के हेड से, जिनका नाम है डॉक्टर सूची संतोष बारवार। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो मेरी क्यूरियोसिटी यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप इसका जो मीनिंग है उसको डिकोड करें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस विषय का आपने चयन किया, क्योंकि ये बहुत ही नया विषय है और थोड़ा विस्तार से मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में और एक विषय के रूप में। अगर हम लोग प्रक्रिया की बात करें तो इसका जन्म उसी समय हो चुका था जब मनुष्य जो है वो समूह में रहना शुरू किया, क्योंकि जब आप समूह में रहना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई व्यवस्था उत्पन्न होती है और उस व्यवस्था में प्रशासन आ ही जाता है। लेकिन अगर हम एक विषय की बात करते हैं तो इसका जन्म 1887 में होता है, जब वुडरो विल्सन, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए, उन्होंने 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली करके एक शोध पत्रिका आती थी, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके, जिसमें उन्होंने इस बात को इंगित किया कि सरकार के द्वारा कानून बनाना, नियम बनाना और उसको लागू करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जो लागू करने की प्रक्रिया है वो कानून बनाने की प्रक्रिया से ज़्यादा जटिल है, तो इसलिए उसके संबंध में अलग से अध्ययन होना चाहिए। तो एक विषय के रूप में इसकी शुरुआत 1887 से होती है। और उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अभी शायद इस विषय का 150 साल भी नहीं हुआ है। तो एक विषय के रूप में यह बिल्कुल नया है और काफ़ी लोग हैं जो कि बहुत कम इसके बारे में जानते हैं। जी बिल्कुल। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एज अ सब्जेक्ट, उसको हम कब से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो हमें इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। तो इसकी शुरुआत, इसकी जो पढ़ाई होती है वो कब से शुरू होती है? जैसे मैंने कहा कि चूंकि एक विषय के रूप में ये काफ़ी नया है, तो इसकी पढ़ाई भी काफ़ी समय के बाद शुरू हुई। चूंकि 1887 में जब इसका जन्म हुआ, उसके बाद लगभग 1926 में जाके पहला टेक्स्ट बुक जो है इसका लिखा गया था, द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डी वाल्डो के द्वारा। और उसके बाद जब धीरे धीरे इसका अध्ययन शुरू हुआ तो शुरुआत इसकी हुई कॉलेज की पढ़ाई से, मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई से। तो यही कारण है कि स्कूल में इसकी पढ़ाई अभी नहीं शुरू हो पाई है, लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी पढ़ाई स्कूल में भी होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय के बारे में जान सके और अपने प्रशासन और समाज को समझ सके। जी, जैसे कि आपने बताया कि इसकी जो पढ़ाई होती है वो इसमें हम ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या किसी भी स्ट्रीम के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो। क्योंकि थोड़ा सा लोक प्रशासन के बारे में बताना चाहूँगी कि प्रशासन शब्द जो है, अगर साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहें तो उसका अर्थ होता है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो मानवीय और भौतिकी संसाधन उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम कोई कार्य करते हैं, वो प्रशासन कहलाता है। तो ये कहीं भी हो सकता है, छोटे पैमाने पर भी हो सकता है, स्कूल का प्रशासन हो सकता है, विश्वविद्यालय का प्रशासन हो सकता है, हॉस्पिटल का प्रशासन हो सकता है। यही काम जब सरकार उस को करती है तो वो लोक प्रशासन हो जाता है। कोई प्राइवेट कंपनी उस काम
को करती है तो वो निजी प्रशासन हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये इतना बड़ा इसका दायरा है कि कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो इसलिए इसके अध्ययन के लिए वो कोई सीमा नहीं है कि आप साइंस से आते हैं या कॉमर्स से आते हैं या आर्ट्स से आते हैं, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जी, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बहुत अच्छा स्कोप हमें प्रोवाइड करता है कि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें जा सकते हैं। तो बट एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में कि क्या मतलब जैसे कि एक परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज लाना बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेने के लिए भी क्या एक कोई मिनिमम परसेंटेज है जो कि अगर बच्चे लाएंगे तभी उन्हें एडमिशन मिलेगा? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे सरकार के द्वारा भी समय समय पर जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें कुछ कुछ परिवर्तन लाया जा रहा है। तो अभी जैसे जो भी नामांकन कॉलेज में हो रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि CUT को अपनाया गया है। तो CUT में है कि आपको कम से कम 45% स्कोर करना होगा किसी भी विषय में स्नातक में एडमिशन लेने के लिए। तो वो एक है। दूसरी बात है कि जिन कॉलेजों में CUT की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, जहां सीधे नामांकन हो रहा है, तो वहां फिर निर्भर करता है कि वो कॉलेज अपना क्या कट ऑफ निर्धारित करता है। लेकिन किसी भी विषय में आपको अगर स्नातक में नामांकन लेना है तो मेरे ख्याल से आप 45 to 50% मिनिमम तो होना ही चाहिए। जी, जैसा कि आपने यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात की, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एडमिशन लेना है तो CUT का एग्ज़ाम देने के लिए हमें किस चीज़ के बारे में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो साइंस के फील्ड के होंगे या फिर कॉमर्स के फील्ड के होंगे जिन्हें आइडिया नहीं होगा, तो क्या उनको प्रिपरेशन करना चाहिए इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए? जैसा कि शुरू में भी मैंने बताया कि इस विषय का जन्म जो है वो राजनीति विज्ञान से अलग होकर हुआ है, उससे विभाजित होकर हुआ है इसका जन्म। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका अध्ययन हम लोग राजनीति विज्ञान में भी करते हैं, लेकिन चूंकि इस चीज़ को स्वीकार किया गया कि कानून लागू करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत जटिल है, उसके बारे में अलग से अध्ययन होना चाहिए, तो फिर वो लोक प्रशासन कहता तो उसका अध्ययन होने लगा। तो इसमें नामांकन के लिए जो भी परीक्षाएं होंगी उसकी तैयारी के लिए आप राजनीति विज्ञान के जो NCERT के बुक है या जो भी उसके आधारभूत अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो वो सहायक होगा। जी, ये तो बात हो गई सब्जेक्ट के बारे में। जो जब हम 12 से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो तो हमारा स्कूल लाइफ होता है जो हम काफ़ी लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज की लाइफ में एंट्री करने वाले होते हैं तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉलेजेस इतने हैं, यूनिवर्सिटीज़ इतनी हैं। तो अगर जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ये कर सकती है, हमें बता सकती है कि हाँ ये ज़्यादा अच्छे होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये बताने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। जैसे चूँकि ये एक विषय भी नया है और इसकी पढ़ाई भी काफ़ी देर से शुरू हुई, तो जैसे भारत का ही हम अगर उदाहरण ले तो भारत में लगभग 1937 में इसकी पढ़ाई शुरू हुई थी और उस समय केवल डिप्लोमा की डिग्री इसमें दी जाती थी। और उसके बाद फिर 1937 में मद्रास में ये शुरू किया गया। 1938 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने शुरू किया। उसके 4 साल के बाद पटना यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ इसकी पढ़ाई शुरू हुई, जयपुर वगैरह में इसकी पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन वहाँ तक भी इसकी पढ़ाई डिप्लोमा के तक ही सीमित थी। लेकिन आज़ादी के बाद लगभग 1946-49 के लगभग नागपुर विश्वविद्यालय में पहला स्वतंत्र विभाग स्थापित हुआ लोक प्रशासन का, और वहाँ से इसकी स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन तब भी इस विषय के बारे में चूंकि लोग बहुत कम जानते थे, तो 1954 में IIPA की स्थापना हुई दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां संघ लोक सेवा आयोग से चयनित जो अभ्यर्थी होते हैं उनका प्रशिक्षण होता है। तो उसके बाद फिर इस विषय का महत्व बढ़ गया और फिर जब 1987 के लगभग ये UPSC के एग्जाम के सिलेबस में जब इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, तब जाकर लोगों के इस विषय के बारे में ज़्यादा जिज्ञासा हुई और लोग इसके अध्ययन की ओर आकर्षित हुए। तो आज के समय में लगभग सारे विश्वविद्यालय हैं जहां इसकी पढ़ाई होती है। सामाजिक विज्ञान जहां भी पढ़ाई हो रही है वहां इसके स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। जी, अगर आपसे हम पूछे कि अगर हम यहाँ रांची की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस है जिसमें कि हम एडमिशन ले सकते हैं, या फिर झारखंड की बात करें तो?
झारखंड में जहाँ तक स्नातक की बात है तो वो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। अच्छा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है, और स्नातकोत्तर की पढ़ाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में होती है, रांची विश्वविद्यालय में होती है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जैसे साई, सरला, बिरला वगैरह है, वहाँ इसकी पढ़ाई होती है। लेकिन स्नातक की पढ़ाई अभी मेरे ख्याल से रांची में तो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में है। जी, अगर बात की जाए कि इसमें सिलेबस के बारे में कि इस सब्जेक्ट में जब हम आ जाते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो किस किस फेज से हमें गुजरना पड़ेगा, क्या क्या सीखने को हमें मिलेगा, तो इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जैसे कि बताया पहले भी मैंने कि प्रशासन का मतलब ही है लोगों की देखभाल करना। जी। तो उसमें सरकार जो भी सोचती है, जो भी नीतियां बनाती है, वो लागू करने का काम प्रशासन का होता है। जी, बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ अधिकारी जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, वहाँ से लेके उस देश के सबसे निम्न पद पे कार्य करने वाले अधिकारी जो होते हैं, उस पूरे ये के संरचना में जितने भी कार्य होते हैं वो प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूँगी कि इसमें जैसे एक बहुत छोटा सा सिद्धांत है, हम लोग वर्ड यूज करते हैं पोस्ट कॉर्प करके, जो लूथर गुलिक का दिया हुआ है। तो उसका जब हम लोग विस्तार करते हैं तो ये होता है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, R फॉर रिपोर्टिंग। तो उसमें आप देखिएगा कि वो सारी चीज़ें आ जाती है, संगठन आ जाता है, स्टाफ आ जाता है, बजट आ जाता है, कोऑर्डिनेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप उसके तहत पढ़ते हैं कि कैसे आपको योजना बनाना है, कैसे उसको लागू करना है, सरकार कैसे कार्य करे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सके। और इस विषय के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे ख्याल से ये सामाजिक विज्ञान का इकलौता ऐसा विषय है जो कि जिसको पढ़ने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में जा सकते हैं। जी। क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र के कार्यप्रणाली को अपने अंदर समाहित करता है। जी। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट्स भी होते हैं जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। तो इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद कितना स्कोप है हमारे पास, हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं? अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर के एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? ग्रेजुएशन के बाद तो सबसे पहले तो खैर वही आता है जो लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वो इसलिए उसकी पढ़ाई करते हैं। बाकी जो संभावनाएं हैं इसके द्वारा वो है आप गैर सरकारी संगठन जो हैं उस क्षेत्र में, मतलब एनजीओ के सेक्टर में, इसमें काफ़ी स्कोप है काम करने का। क्योंकि संगठन के पूरे ढांचे के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में आप पढ़ते हैं, किस तरीके से नेतृत्व होना चाहिए, कार्य कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, उसके संबंध में आप अध्ययन करते हैं, और प्रबंधन कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एनजीओ सेक्टर में कार्य करने का मतलब अवसर आपको प्रदान करती है। उसके अतिरिक्त इसमें जो वित्तीय प्रशासन के बारे में अध्ययन होता है, जिसमें कि आप बजट के बारे में पढ़ते हैं, ऑडिट पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें, मैंने पूरा वित्तीय प्रशासन, तो आप एक बजट एनालिस्ट भी आप बन सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपने अच्छे तरीके से सारे चीज़ों का अध्ययन किया है तो आप मीडिया में भी काम कर सकते हैं एज ए एनालिस्ट। आप जो पॉलिसी बन रही है, जो बजट बन रहे हैं, वो सब का विश्लेषण कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद भी इसमें बहुत ही स्कोप है कार्य करने का। इसमें हमने कितना सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कभी भी जॉब लगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा मोटिव होता है वो यही जानना होता है कि हमें कितना का पैकेज मिलेगा। तो अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर हम कहीं प्लेसमेंट ले रहे हैं तो हमें कितना सैलरी मिल सकता है? सिंपल ग्रेजुएशन के बाद अगर आप प्लेसमेंट ले रहे हैं, और ख़ासकर अगर हम एनजीओ सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में देखें, तो मेरे ख्याल से आपको शुरुआत में 5-6 लाख के तक का पैकेज मिल सकता है। जी। इस सब्जेक्ट के साथ क्या हम साथ बाय हैंड कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो इनरिचमेंट हो, एनहांसमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें 4 साल का ग्रेजुएशन पीरियड है, तो इस 4 साल को हम और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। क्या इसके साथ में हम कहीं कुछ रिसर्च वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिले? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का, उसमें 4th ईयर में रिसर्च पर ही फोकस किया गया है। अच्छा। पहले तो हम लोगों का ग्रेजुएशन 3 इयर्स का होता था, लेकिन एनईपी में जो 4th ईयर ग्रेजुएशन का रखा गया है तो उसमें 4th ईयर में मैक्सिमम
फोकस जो है वो रिसर्च पर किया गया है। एक चीज़ तो वो है, तो वहाँ पर आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि ये विषय बिल्कुल नया है और खुद ये अपने ये के दौर से गुजर रहा है, विकास होने के दौर से गुजर रहा है, तो इसमें शोध के लिए मतलब असीम संभावनाएं हैं। इतने सारे विषय हैं शोध करने के लिए कि अगर किसी को भी शोध के क्षेत्र में अगर रुचि है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा विषय है, तो वो कर सकते हैं। उसके साथ अगर कुछ सपोर्टिंग डिप्लोमा कोर्सेज की जैसे आपने बात की, तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, ये सारी चीज़ों को इनके साथ जोड़ के, या रूरल डेवलपमेंट है या गवर्नेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो उस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज को हम इसके साथ जोड़ के कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास जो डिग्री मिलेगी उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना उनको पसंद रहता है कि हाँ मुझे आगे और भी पढ़ाई करनी है, तो अगर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की भी डिग्री, तो हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है? सबसे पहला तो मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद आप विश्वविद्यालय में अध्यापन के क्षेत्र में आ सकते हैं, शोध के क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर अध्यापन करने के दौरान आपने लोक प्रशासन में कुछ किसी खास विषय पे स्पेशलाइजेशन लिया है, जैसे कि मैंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट है, या एक लोक प्रशासन का एक सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति जो होती है, अगर वो आपने ग्रेजुएशन ये स्नातकोत्तर के दौरान अगर रखा है, तो उससे आपके अवसर जो है वो रोजगार के काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में चाहे वो सरकार हो या गैर सरकारी संगठन हो या प्राइवेट कंपनियां हो, हर किसी को नीति बनाने की आवश्यकता होती है। तो आप जब तक एक बेहतर नीति बनाने के लिए एक आप अच्छी टीम नहीं रखते हैं, या नीति का विश्लेषण करने के लिए आपके पास एक अच्छी टीम नहीं होती है, आपका काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकता है। तो स्नातकोत्तर के दौरान अगर आप पब्लिक पॉलिसी पे ये करते हैं, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप स्नातकोत्तर कर रहे हैं और स्पेशलाइजेशन पब्लिक पॉलिसी में ले रहे हैं, तो आपके पास अवसर जो है वो बढ़ जाते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फॉरेन में जाके काम करना बहुत पसंद होता है। वो सोचते हैं अपनी पढ़ाई हम यहाँ कंप्लीट करके उसके बाद हम फॉरेन में जाके काम करें। तो अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमने पढ़ाई कर रखी है, तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे कितना एक्सपोजर मिल सकता है? क्या क्या स्कोप है? बहुत ही एक्सपोजर मिल सकता है। जैसे कि चूंकि सारे तरह के कार्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो चाहे आप यूनाइटेड नेशन हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को, इस तरह के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उस तरह के एनजीओ जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, आप उसका हिस्सा बहुत आसानी से बन सकते हैं। चूंकि आप इसमें वित्तीय प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इन सब जगहों पर फिट करती हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय का अध्ययन करके आपके पास काफ़ी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। जैसा कि मतलब आपने शुरू से हमें एक बात बताई कि हमें इसमें राजनीतिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो अगर हमें इस कन्फ्यूजन हो कि क्या पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या दोनों सेम है, तो इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्या डिफरेंस है दोनों में? चूंकि लोक प्रशासन का जन्म ही हुआ है राजनीति विज्ञान से अलग होकर, लेकिन अगर लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये पाते हैं कि जन्म तो इसका हुआ था राजनीति विज्ञान से अलग करके, लेकिन बहुत सारे चरणों से गुजरते हुए अंतिम पड़ाव में ये हुआ कि इसको राजनीति विज्ञान से पूरी तरीके से काट कर अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक विज्ञान में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं अंतः अनुशासनात्मक संबंध, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें ये माना जाता है कि एक विषय को समझने के लिए आपको दूसरे विषय को भी समझना जरूरी है। केवल एक विषय के बारे में अध्ययन करके आप उसको पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो उस वजह से भी लोक प्रशासन का संबंध राजनीति विज्ञान से हो जाता है। दूसरी बात यह है कि लोक प्रशासन का आधार ही है राजनीति विज्ञान, क्योंकि सरकार जो भी सोचती है, जो भी नियम बनाती है, जो भी नीतियों का निर्माण करती है, उसे लागू करने की जिम्मेवारी जो होती है वो प्रशासन की होती है। तो अगर सरकार आपकी लोक कल्याणकारी है, तो इसका मतलब कि सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है, इसका मतलब है कि प्रशासन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अगर आपकी सरकार जो अलग अलग अवधारणा है, जैसे उदारवादी है या समाजवादी है, तो उस हिसाब से
से देखते हैं कि सरकार अगर कम काम करती है तो उस ये प्रशासन को भी कम काम करना पड़ता है। तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, उसके अनुसार आपका प्रशासन क्या कर रहा है। तो इसलिए लोक प्रशासन का जो आधार है वो राजनीति विज्ञान ही है, लेकिन चूंकि वो कार्य इतना कठिन है और इतना बृहद है कि उसके बारे में अलग से अध्ययन किया जाता है। अच्छा, यानी कि हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस करते हैं जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पब्लिक होती है उनको किस तरीके से मैनेज करना है, जो भी हमारे पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम टोटल पूरे गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में पूरे सिस्टम के बारे में। और जैसा कि मैंने कहा कि अब जो पढ़ाई करने का तरीका है उसमें हम लोग अंतः अनुशासनात्मक संबंध की बात करते हैं। तो अब कहीं किसी देश की अगर आपको राजनीति को भी समझनी है अच्छी तरीके से, तो आप वहाँ के समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था को समझे बिना वहाँ की राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। वही बात लोक प्रशासन के साथ भी होती है कि अगर आपको लोक प्रशासन को सही तरीके से समझना है तो आपको वहाँ के समाज को समझना पड़ेगा, वहाँ की राजनीति को समझना पड़ेगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो अब किसी भी विषय के साथ, खासकर सामाजिक विज्ञान में ये बात नहीं रह गई है कि आप केवल बस उसको एक बॉक्स में बंद करके केवल उसी के बारे में अध्ययन करें तो ही आप ये कर सकते हैं। आपको दूसरे विषयों के साथ उसे जोड़कर चलना पड़ेगा। जी, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करते हैं, अगर जैसे कि अगर हम 4 साल ग्रेजुएशन करें या फिर अगर कहीं कहीं 3 इयर्स की करें, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन अगर हम मास्टर्स भी 2 इयर्स का करें, तो अगर ऑन एन एवरेज अगर हम 5 इयर्स की एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करेंगे तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ डेवलप होगी, क्या हमारे थिंकिंग अप्रोच में चेंजेस आएगा, किस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को उसको देखेंगे। अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई नहीं की है और किसी ने कर रखी है तो उन दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस होगा? दोनों के अप्रोच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि लोक प्रशासन का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें ये हम सबसे पहले समझते हैं कि जैसा कि उसके ये मैं डेफिनेशन में मैंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो कार्य करते हैं, आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करते हुए, तो वो प्रशासन कहलाता है। तो जब इसका आप अध्ययन करते हैं तो इसमें आप प्रबंधन सीखते हैं, इसमें आप ये सीखते हैं कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परिणाम लेके आए। इसमें आप जैसे हर्बर्ट साइमन एक हैं थिंकर जिनका डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, वो आपको बताता है कि आपको निर्णय कैसे लेना है। और अगर देखा जाए तो आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होता है निर्णय लेना, कि कब आप सही निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के लिए आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फिर जब पब्लिक पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर ये बात होती है कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। वित्तीय प्रशासन में भी इसमें आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके जीवन का छूटता है। तो आप अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो मतलब एक अच्छे विश्लेषक बनते हैं, एक अच्छे प्रबंधक बनते हैं, निर्णय निर्माण करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आपका बहुत ही जिज्ञासु अगर आप हैं तो आपके लिए ये विषय और भी अच्छा है। तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो एक व्यक्ति के रूप में लोक प्रशासन पढ़ने के बाद आपके अंदर आ जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये विषय आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए फिट बनाता है। जी, मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देता है। मतलब हम लिमिटेड नहीं रह सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में नहीं तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को, अपने कैपेबिलिटीज को हम उभार सकते हैं अगर हमने इसमें पढ़ाई कर रखी है तो। ऐसे भी आप अगर देखें कि हम लोग लोक प्रशासन समझ रहे हैं जो सरकार काम करती है और निजी प्रशासन जो प्राइवेट कंपनियां काम करती है, लेकिन आप दोनों के काम करने के तरीकों में अगर देखें तो अब बहुत कम अंतर रह गया है। और यही कारण है कि ये इस विषय का अध्ययन आपको दोनों ही क्षेत्रों में जाने के लिए योग्य बनाता है। अगर जैसे कि दूसरे स्ट्रीम के जो बच्चे आएंगे, क्योंकि जब आर्ट्स के बच्चे आएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा पॉलिटिकल साइंस वगैरह सबके बारे में, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे आएंगे या फिर जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे आएंगे उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहेगा। तो उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इन सब्जेक्ट में आने के बाद? अगर बच्चे साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहे हैं तो ये एक मतलब मुद्दा है कि 10th के बाद उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई नहीं की होगी, तो हो सकता है कि थोड़ी परेशानी आए। लेकिन उस स्थिति में आप जैसे जो भारत की शासन व्यवस्था है, सरकार का जो ढांचा है, उनकी जो सिद्धांत है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं तो ये विषय आपके लिए काफ़ी मतलब आसान हो जाएगा।
जाएगा। और चूंकि ये एक ऐसा विषय है सामाजिक विज्ञान का जिसमें आपको कहीं भी अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों की तरह रटने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल समझना है, तो इसलिए ये और भी रोचक हो जाता है। आप हमारे दर्शकों को, जो भी ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद प्रोत्साहित हो गए होंगे कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करें, तो आप उनके लिए क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही रोचक विषय है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पूरे अध्ययन के दौरान आपको बहुत सारे अनुभवों से गुजरने का मौका मिलेगा और आपके व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आएगा, चूँकि आपको ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराता है, प्रबंधन की कला सिखाता है, योजना बनाने की कला सिखाता है, बजट कैसे बनता है वो बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपके निजी जीवन के लिए भी आवश्यक है और व्यावसायिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। तो इसका अध्ययन करके आप एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं जो कहीं भी फिट हो सकता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही हम ये आशा करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक होंगे जो आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उन्हें हमारे आज के इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा, साथ ही वो बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने के लिए। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर देगा, आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा कि आप कभी भी निराश नहीं रहेंगे। साथ ही हम ये आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार।